मतलब आप क्या कर रहे हैं, लगभग 60 से 70 क्वेश्चन डेली कवर करेंगे और इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग देखने के लिए कि आप सब्जेक्ट को, पर सब्जेक्ट को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं आपका जो किस तरह से आप प्रिपेयर करेंगे, एक एक सब्जेक्ट को वन बाय वन डील करते हैं। सबसे पहले आता है आपका हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री में सबसे पहले आपका एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मेडिवल हिस्ट्री, फिर मॉडर्न हिस्ट्री। अगर आप छत्तीसगढ़ पीएससी के कोई भी एग्जाम को उठाते हैं तो आपको ये याद रखना चाहिए कि 50% क्वेश्चन आपका मॉडर्न की ओर क्या है, झुका हुआ है। तो अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री को अगर अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो आप हिस्ट्री को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर जाएंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री में एक बात याद रखना, राम कुमार बिहार की जो बुक है, यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस बुक को नेग्लेक्ट मत करना। आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, आपकी रेगुलर बुक्स आप पढ़ लीजिए, पर प्लीज एक बार क्या करना, राम कुमार बुक से, राम कुमार बिहार से क्या करेंगे, उस चीज को अपडेट कर लेंगे, देख लेंगे क्या वहां पर सही कंटेंट है या सही कंटेंट नहीं है जो हम किताब पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, मेडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री जब पढ़ना तो आप नॉर्मल कहीं से पढ़ें। राम कुमार बिहार में भी है, अगर मैं इसलिए ज्यादा स्ट्रेस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, रेगुलर छत्तीसगढ़ यहाँ पर पढ़ सकते हैं कोई भी बुक से। अगर पढ़ना चाहे राम कुमार बिहार से तो वो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आपका कहीं ना कहीं मॉडर्न की ओर थोड़ा सा झुकाव होगा इसका एग्जाम का, तो आपको उस नेचर को पकड़ना है और उसके हिसाब से प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एंशिएंट छत्तीसगढ़ को आप किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। एंशिएंट छत्तीसगढ़ को अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या है, आपका स्टोन एज आता है, स्टोन एज छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में स्टोन एज से रिलेटेड आपको क्या क्या पढ़ना है, वहां पर देखेंगे इंपॉर्टेंट एविडेंस कि कहां कहां इनके साक्ष्य मिले हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेस हैं, और साथ साथ कौन से इतिहासकार थे, मतलब हिस्टोरियंस थे जिन्होंने उस पर्टिकुलर प्लेसेस को खोजा है या उसके एविडेंसेस को क्या किया है, फाइंड किया है। तो आपको स्टोन एज में ये तीन चीजों को ध्यान रखते हुए पढ़ना है, एविडेंस, प्लेस और हिस्टोरियन। और इसको पढ़ लेते हैं। और ये प्लेसेस जो है, प्लेसेस में इंपॉर्टेंट कौन कौन से फीचर्स या कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें मिली हैं, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, इसको देख लेंगे। और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, स्टोन एज का प्रिपरेशन कर लेंगे, जिसमें आपका रायगढ़ वगैरह एग्जाम्पल है, रायगढ़ का सिंघनपुर एंड ऑल, सो आप उसको लेकर जाएंगे। स्टोन एज के बाद जो आपका सेकंड सेक्शन आपको देखना है, देखिए छत्तीसगढ़ में अगर वैदिक एज बोलेंगे तो वैदिक एज छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिलता, तो वैदिक एज से रिलेटेड आपको छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं पढ़ना है। स्टोन एज के बाद जस्ट बाद आपका ये रह गया था आयरन एज। तो आयरन एज के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मिले हुए हैं छत्तीसगढ़ में, वो देख लेंगे। और स्टोन एज जब पढ़ रहे हैं आप तो पूरा पाषाण, नवा पाषाण और मध्य पाषाण और ये सारा का सारा पढ़ेंगे, मतलब पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, मेसोलिथिक, वो सारे फेस में अलग अलग जगह के एविडेंसेस मिले हैं, तो उसको एक बार ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, वैदिक एज में छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, बट वैदिक के बाद आपका दो इंपॉर्टेंट सेक्शन आएगा, रामायण और महाभारत। ठीक है, तो रामायण एंड महाभारत को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ किंग्स थे आपके इंपॉर्टेंट आपके महाभारत में, तो महाभारत में जो रिलेटेड किंग्स है, वो किंग्स किस स्थान, मतलब किस प्लेसेस से रिलेटेड थे, किस जगह को बिलोंग करते थे, उसको एक बार अच्छे से देख लेना। और अलग अलग प्लेसेस का नाम क्या था, साथ ही साथ क्या देखेंगे, दोनों में, रामायण और महाभारत में छत्तीसगढ़ और बस्तर के अलग अलग नाम थे, तो वो नाम कौन कौन से थे दोनों के, उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ जब इन दोनों का प्रिपेयर कर रहे हैं, रामायण और महाभारत को, तो रामायण में थोड़ा सा आपको ये याद रखना है कि अभी करंट अफेयर अगर देखेंगे तो रामायण की ओर है, और जहां पर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट काम कर रही है, राम वन गमन पथ। ठीक है, राम वन गमन पथ, तो इसके रिलेटेड छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट आपका काम कर रही है। तो राम वन गमन पथ में 8 स्पॉट्स को अभी रिकॉग्नाइज किया गया, 8 जगहों को, 8 स्थलों को। तो वो 8 स्थल कौन कौन से हैं और उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो रामायण को थोड़ा सा वेटेज से पढ़ लेंगे और साथ साथ महाभारत में देख लेंगे कौन से इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, वहां राजा कौन कौन थे। ठीक है, इसके बाद अगर देखते हैं आप छत्तीसगढ़ हिस्ट्री में, तो आपका रामायण महाभारत के बाद का अगर छत्तीसगढ़ देखेंगे तो थोड़ा सा अपने इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा, जहां पर सबसे पहले तो आपका क्या आता है इंडियन हिस्ट्री में, महाजनपद एरा। ठीक है, यही आपका महाजनपद एरा। और महाजनपद एरा में अगर देखते हैं महाजनपद काल में, तो महाजनपद काल के समय ही आपका भारत के इतिहास में देखेंगे तो दो इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगा, एक होगा आपका जैनिज्म और दूसरा आपका क्या आएगा, बुद्धिज्म। जैनिज्म और बुद्धिज्म, और जैनिज्म और बुद्धिज्म से रिलेटेड छत्तीसगढ़ में कौन कौन से स्थल, मतलब आपके प्लेसेस हैं, वो अच्छे से देख लेंगे। दोनों में आपका डेवलपमेंट चल रहा है। जैनिज्म से रिलेटेड जो नगपुरा है आपका दुर्ग के पास, तो वहां पर अभी नया एक मंदिर बन रहा है, इसको देखेंगे। और अगर बुद्धिस्ट में आप करंट अफेयर की बात करते हैं, यहाँ पर क्या डेवलपमेंट चल रहा है, तो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट काउंसिल जो होता है सम्मेलन, वो इस बार सिरपुर में होने वाला था, कोरोना वायरस के कारण हुआ नहीं, तो ये भी एक करंट डेवलपमेंट चल रहा है छत्तीसगढ़ में। तो आपको जैनिज्म और बुद्धिज्म से रिलेटेड जितने भी प्लेसेस हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेना। और ये सारे चीज को पढ़ने में मैं बता रहा हूँ, आप सही से पढ़ते ना 1 घंटा भी नहीं लगता है कि पूरे के पूरे टॉपिक कवर हो जाते हैं। तो मेक श्योर, देखो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, यहाँ पर अभी कुछ नया नहीं चल रहा है, आपने ऑलरेडी सीजीपीएससी प्री या कोई ना कोई एग्जाम दिया ही होता है, तो ये सारा पढ़ लिया। तो आपको क्या करना है, रिविजन जैसा पढ़ाई करना है, और रिविजन जैसी पढ़ाई इसको
होते हैं जब आपको जो चीज आता है उसको एक बार बस ओवरव्यू करना होता है, ओवरव्यू टाइप का देख लो, जो नहीं आता उसके बारे में पढ़े। अब ऐसा नहीं है कि आपको क्या पढ़ने बैठ गए, अगर आपको प्रॉपर पता है कि यहाँ पर बुद्धिस्ट का सिरपुर में किस तरह साक्ष्य मिले तो उसको जबरदस्ती जाके घुस के नहीं पढ़ना। अगर आपको कुछ चीजें आती हैं, तारा जैसे तारा की स्टैचू मिली हुई है, तारा की मूर्ति, तो तारा की मूर्ति सिरपुर में मिली, आपको पता है तो बेवजह उस एक लाइन को पढ़ने भी मत जाइए बुक के ऊपर, क्योंकि वो एक लाइन भी आपका 1 मिनट वेस्ट करेगा और उससे भी आप क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, अगर इतना आपका जो मेडिवल हिस्ट्री की आपका जो एंशिएंट हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं आप, तो इसके बाद आप कहाँ जाएंगे, 2 इंपॉर्टेंट सेक्शन है और ये 2 सेक्शन आपका ज्यादा वेटेज रखता है। तो एक तो आपको इंडिया से रिलेट करना है आपकी छत्तीसगढ़ को, और दूसरा है आपको छत्तीसगढ़ का लोकल पढ़ना है। ठीक है, जो क्या है क्षेत्रीय, तो छत्तीसगढ़ के लोकल जितने भी डायनेस्टी या किंगडम है, क्षेत्रीय राजवंश जितने भी थे, चाहे वो क्या हो, राजर्षि तुल्य हो, चाहे वो सरबपुरी हो, चाहे वो पांडु हो, चाहे वो मैकल के पांडु हो, चाहे वो कोई से भी हो, तो इन सारे के सारे को यहाँ पर आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट, जो विशेष करके जो इंपॉर्टेंट किंग्स है उनको, और इंपॉर्टेंट किंग्स आपको समझ कहां से आएंगे, आज जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर या छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट राजाओं को पढ़ लेना, और राजाओं की उपाधि कौन कौन से टाइटल किस राजाओं ने लिया था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़ में पूछा जाता है, वो क्या है, इंस्क्रिप्शन एविडेंस, मतलब जितने भी अभिलेख थे वो इंस्क्रिप्शंस को एक बार अच्छे से पढ़ना, और उनकी उपाधियों को, और साथ में राजाओं ने कुछ अगर इंपॉर्टेंट काम कराया है उसको। और यहाँ पर तीसरी चीज, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस बनाए गए थे। ठीक है, जैसे कि अलग अलग जगहों को बसाया गया है इनके द्वारा, जैसे मल्हार, प्रसन्न माते, तो आपका मल्हार किसने बसाया, कहां पर है, कौन से नदी के किनारे है, रतनपुर के बारे में हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इनको भी थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेंगे जहां पर आप क्षेत्रीय राजवंश को। और इसी के साथ साथ अगर यहाँ पर आपको क्या देखना होगा कि भारत के साथ किस तरह से छत्तीसगढ़ लिंक था। इसके पहले तक तो हम नॉर्मल पढ़ रहे थे, पर यहाँ पर आपको क्या करना है, भारत से लिंकेज को समझेंगे, और दूसरी तरफ आप क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश को पढ़ेंगे। और जब भारत से लिंकेज देखेंगे तो इंडिया में सबसे पहले वहां पर क्या दिखेगा, मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और वो सारा, तो आपको मौर्य डायनेस्टी और मौर्य की कौन कौन से साक्ष्य छत्तीसगढ़ में, इसके बारे में अच्छे से पढ़िए। मौर्य से रिलेटेड क्या क्या छत्तीसगढ़ में एविडेंस मिले हैं उसको, बस सिर्फ एविडेंस को पढ़ना है और कुछ नहीं। अब मौर्य के बाद जब देखेंगे, मौर्य काल के बाद क्या आएंगे, कुषाण, कुषाण को देखेंगे, सातवाहन। ठीक है, मौर्य, कुषाण, सातवाहन, फिर थोड़ा आगे चलेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, गुप्ता काल आ जाएगा, गुप्ता एज। तो गुप्ता एज में किस किस तरह से छत्तीसगढ़ से लिंक है, तो ये जो मौर्य, कुषाण, सातवाहन और गुप्ता एज, इनको अच्छे से देख लेंगे। और छत्तीसगढ़ में रिलेटेड एक और चीज आपको पढ़ना पड़ेगा, वकाटक। ठीक है, तो वकाटक, तो ये वकाटक और इनको सारे के सारे को समझ कर अगर आप पढ़ते हैं तो आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, अपने प्रिपरेशन को एक होलिस्टिक प्रिपरेशन की ओर ले जा रहे हैं। तो याद रखना, ये जो भारत से रिलेटेड है, यहाँ पर आपको क्या देखना है, खाली साक्ष्यों को देखना है कि कहाँ कहाँ पर इनसे रिलेटेड एविडेंस मिले हैं। थोड़ा सा गुप्त एज में आपका समुद्रगुप्त का कुछ क्या थे, जो समुद्रगुप्त का एविडेंसेस देखने को मिल रहा है, तो समुद्रगुप्त के बारे में आप क्या कर सकते हैं, गुप्ता एज से उठाकर पढ़ सकते हैं। और समुद्रगुप्त थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट वहां पर काम भी करेगा। ठीक है, तो गुप्ता एज में आपको क्या करना है, समुद्रगुप्त को थोड़ा सा देखते हुए चलना है। जब क्षेत्रीय राजवंश में जा रहे हैं तो क्षेत्रीय राजवंश में आप किसको इग्नोर नहीं कर सकते, पांडु। जो पांडु डायनेस्टी था सिरपुर वाला, इसको बिल्कुल नहीं इग्नोर करना है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, एक एक राजाओं को। साथ ही साथ यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट मंदिर बने हैं, टेम्पल्स, तो टेम्पल आर्किटेक्चर छत्तीसगढ़ का पूरा पांडु डायनेस्टी के समय दिखेगा। तो टेम्पल्स के बारे में भी एक अच्छे से इंफॉर्मेशन और डिटेल रखेंगे। उसके बाद अगर टेम्पल्स वगैरह देख सकते हैं आप, तो ये सारा का सारा चीज आपको थोड़ा सा बेनिफिट करेगा, क्योंकि आप क्या होगे, थोड़ा सिलेक्टेड पढ़ेंगे। पहले क्या कर रहे थे, पूरी की पूरी चीज को पढ़ रहे थे, तो आपको टेम्पल्स और टेम्पल्स को बनवाया किसने, इस तरह से लेकर चलेंगे। तो एक दिन में देखिए, अगर मॉडर्न, अगर आप एंशिएंट की पूरी इसको ब्रीफिंग करेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरह से चीजों को पढ़ना है और किस तरह से हम उसको जल्दी खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको पूरा का पूरा अगर एंशिएंट देखते हैं, कुछ ज्यादा नहीं छत्तीसगढ़ के एंशिएंट में, ये बस ये जो राज्यवंश दिख रहे हैं इसके नाम बहुत सारे हैं, तो नामों को आपको क्या करना है, इतना ज्यादा नाम के पीछे भागना नहीं, वो अपने आप आपको समझ आएगा। और ये नाम तभी क्लियर होगा जब आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाएंगे, आपको नाम अपने आप बैठ जाएगा, क्योंकि इतने बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही सिर्फ कर जाते हैं तो आप इस चीज को प्रिपेयर कर जाते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसको पढ़ते हुए कर लेना, ताकि एक साथ आपका एंशिएंट हिस्ट्री जो है, वो एंशिएंट हिस्ट्री आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाए। चलिए अब आपका अगला सेक्शन देखते हैं, जो कि आपका है दूसरा सेक्शन, आपका मेडिवल हिस्ट्री। और मेडिवल को हम किस तरह से प्रिपेयर करेंगे उसके बारे में देखते हैं। चलिए आप देखते हैं आपका मेडिवल हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़, उसको किस तरह से प्रिपेयर करना है। अब मेडिवल हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ थोड़ा सा बड़ा सेक्शन है, बट आपका क्या होगा, एंशिएंट मेडिवल को आप एक दिन में इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप क्या कर रहे हैं, एक ओवरव्यू और आप क्या करें, रिविजनरी टाइप का पढ़ रहे हैं, बजाय आप एकदम डिटेल स्टडी करने की। यहाँ पर उतना ज्यादा डिटेल छत्तीसगढ़ सेक्शन पे जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने इसको बहुत बार पढ़ा होगा। ठीक है, और इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो अगर आप मेडिवल में देखते हैं, तो मेडिवल में आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो दिखता है वो क्या है, कलचुरी।
ठीक है, इन कलचुरियों से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो प्लीज मेक श्योर आप कलचुरी अच्छे से पढ़ेंगे। कलचुरी के साथ साथ आप क्या देखेंगे, यहाँ पर मराठा का इनिशिएशन होगा। ठीक है, मराठा पूरा नहीं आएंगे, पूरा मराठा अगर देखेंगे आपको तो मॉडर्न में टच करते हैं, बट मराठाओं को आप कलचुरी के साथ ले जाकर देख सकते हैं। नीचे का अगर सेक्शन देखते हैं छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ का अगर ये नीचे वाला पार्ट देखते हैं, बस्तर वाला रीजन, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट छिंदक नाग क्या है, छिंदक नाग के बाद अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर अलग अलग डायनेस्टी किस तरह से था। तो आपको क्या करना है, बस्तर की हिस्ट्री को थोड़ा सा पढ़ लेना, बस्तर का इतिहास बोल सकते हैं उसको, या बस्तर की हिस्ट्री, और बस्तर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डायनेस्टी अलग अलग से आकर रूल किए थे, कौन कौन से राजवंश, प्रमुख राजवंश आपके क्या कर रहे हैं बस्तर वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो आपको बस्तर वाले क्षेत्र में जितने भी राजवंश थे उनको थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे। और इंपॉर्टेंट वहां पर आपका छिंदक नाग वंश तो है, और साथ ही साथ आपकी कौन सी है, यहाँ पर छिंदक नाग को आप अच्छे से देखेंगे, और काकती। ठीक है, तो काकती राजवंश क्लियर है। तो आप क्या करना है, कलचुरी, मराठा और आपका ये वाला छिंदक नाग वंश, और साथ में इस चौथा सेक्शन इसलिए मैंने अलग से रखा है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जनजाति और आपके विद्रोह हुए हैं, ट्राइबल रिवोल्ट हुए हैं। ठीक है, और ये ट्राइबल रिवोल्ट आपका पूरा एग्जाम का एक बहुत बड़ा थीम है। ठीक है, तो ये ट्राइबल रिवोल्ट से आप एक क्वेश्चन डायरेक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इधर से आपका कलचुरी, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, मराठा। तो इस तरह से अगर देखते हैं तो इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन से, और ये काकती में भी ये है, अगर इसको नहीं भी देखते ना तो यहाँ से क्या पूछा जाता है, ट्राइबल रिवोल्ट। बहुत हार्डली चांस होता है कि काकतियों में राजाओं को पूछते हैं, तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा पेपर के थ्रू। और यहाँ जो मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से ऑर्गेनाइज होकर पढ़ना है, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है कि इतना बड़ा सिलेबस है और किस तरह से कवर होगा आपको। इसलिए हमने क्या किया, सेक्शन में डिवाइड कर दिया, पेपर 1 पेपर 2, ताकि आप दोनों चीज को एक साथ ले जा सकें, और जितने टाइम स्पैन आपको मिल रहा है उसी टाइम पे आप उस चीज को क्या कर सकें, खत्म कर सकें। तो कलचुरी, मराठा और आपका बस्तर का हिस्ट्री। अब कलचुरियों में अगर देखते हैं तो यहाँ पर कलचुरी में आपको इंपॉर्टेंट किंग्स, जितने भी महत्वपूर्ण राजा थे उनको, और उनके भी क्या है, क्या उन्होंने इंपॉर्टेंट विशेष चीजें बनाई हैं, तो इनके जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पर राजाओं के रिलेटेड है वो देख लेंगे। और साथ ही साथ जो राजाओं ने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट उपाधि धारण की थी, टाइटल्स वगैरह, तो उसको थोड़ा अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, सॉरी, आप क्या करेंगे, तो इस तरह से कहीं ना कहीं आप कलचुरी में राजाओं को भी करेंगे। राजाओं के साथ साथ कलचुरी में आप क्या करना है, कलचुरी की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को भी तैयार कर लेना। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कलचुरियों के एडमिनिस्ट्रेशन को। ठीक है, इनके प्रशासन को देख लेना, प्रशासन से भी क्वेश्चन आएंगे, अलग अलग प्रशासन में आपके ऑफिसर्स, और सिस्टम को देख लेना कि कौन कौन सा सिस्टम था आपके प्रशासनों का। ठीक है, तो इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से करना है, राजाओं को करना है, और साथ ही साथ यहाँ पर सोशल को भी थोड़ा सा देंगे, सामाजिक दशा को, तो कलचुरियों के सामाजिक दशा को भी प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद क्या होगा, कलचुरियों को ऊपर अटैक करेंगे कौन, मराठास। तो मराठाओं का अटैक को देखना है कि मराठा किस तरह से है, तो पूरा मराठा यहाँ पे नहीं, मराठाओं को बचा हुआ सेक्शन को आगे लेकर जाएंगे। तो इनिशियली कलचुरी के साथ मराठाओं का किस तरह संबंध है, और किस तरह से मराठा कलचुरियों में आपस में संबंध रहा है वो, और साथ ही साथ जो मराठाओं का संबंध कहाँ देखेंगे आप, काकती। तो काकती वंश को जब प्रिपेयर करेंगे, कलचुरी के बाद आप क्या करने वाले हैं, काकती वंश, क्योंकि मराठाओं को उसके बाद देखेंगे, क्योंकि वहां पर मराठाओं में थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री भी जुड़ जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं, काकती। तो काकती में भी आपको क्या करना है, कुछ राजाओं को देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है 2-4। ठीक है, रामानुज प्रताप सिंह देव वगैरह, तो उनको थोड़ा सा देख लेंगे। और साथ ही साथ जब अब किंग्स को देखने के बाद आप यहाँ पर मेजर देखेंगे ट्राइबल रिवोल्ट, जनजाति विद्रोह, और इसमें ये देख लेंगे किस राजा के समय में कौन सी जनजाति विद्रोह हुई है, और किस तरह से पूरा चला। तो बस्तर के इतिहास को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि बस्तर के हिस्ट्री से पूरा मतलब आपका छिंदक नाग और काकती मिलाकर, या तो आपका क्या होता है कांकेर के सोमवंशी, तो इन तीनों को मिलाकर एक क्वेश्चन दिखता है एग्जाम पे, हमेशा दिखता है बस्तर की हिस्ट्री से। तो बस्तर की हिस्ट्री को भी प्रिपेयर कर लेंगे इस तरह से। और मेजर वहां पर आपका ट्राइबल रिवोल्ट, और ट्राइबल रिवोल्ट को छुप छुप के पीएससी पूछ रहा है कहाँ कहाँ से खोज कर, तो मेक श्योर आप ट्राइबल रिवोल्ट को जब पढ़ेंगे तो थोड़ा डिटेल में अच्छे से जितने भी हैं सबको, ट्राइबल रिवोल्ट में कौन से राजा थे, उस समय राजा कौन था, उस रिवोल्ट का लीडर कौन है, उस रिवोल्ट का दमन करता मतलब किसने सप्रेस किया था उस पर्टिकुलर रिवोल्ट को, उसके कारण क्या थे, रीजन क्या थे। तो ये चारों चीज को देख लेना, क्योंकि इनसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पीएससी ने बनाया है, और इसके रिलेटेड आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से कहीं आपका मेडिवल हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ का प्रिपरेशन करेंगे इन 3-4 सेक्शंस को देखते हुए। ठीक है, मेडिवल के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉरी आपका मेडिवल का अभी चल ही रहा है, तो आपका मेडिवल में अगला क्या आता है, मराठा, सॉरी मराठा बच गया। तो मराठा को आपका मेडिवल और मॉडर्न के बीच का एक लिंक मान सकते हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो अगर मराठाओं को देखेंगे तो मराठाओं के रूल्स को 2 तरीके से देखा जाता है, एक को बोलते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूल, मतलब अप्रत्यक्ष काल, और एक होता है डायरेक्ट रूल। ठीक है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूल किस तरह से था, तो अगर इनडायरेक्ट रूल की बात करेंगे तो यहाँ पर उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चल रहा था। तो यहाँ पर मेजर क्या था, जब इनिशियली देखो 2 बार होता है इनडायरेक्ट,
तो एक बार तो पहले जब ये क्या होते हैं, कलचुरियों से जीतते हैं या कलचुरियों को अपने अंदर लाते हैं, तब इनडायरेक्ट रूल करते हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है, एक बार आपका 1818 जब यहाँ पर रघुजी थर्ड, जो रघुजी थर्ड आपके मराठा एक रूलर होंगे, आप जब पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, तो उस समय ये क्या करते हैं, ब्रिटिश के अंडर जाते हैं। भले कि हम उसको ब्रिटिश इनडायरेक्ट रूल बोलते हैं, तो उस समय मराठाओं का एक हट जाता है। तो इस वाले प्रेजेंस में इन दोनों को इनडायरेक्ट रूल्स के अंदर ही देख सकते हैं मराठा के, और जो डायरेक्ट रूल ऑफ मराठा उसके बीच में चलेगा वो। और डायरेक्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट थे, बिम्बाजी भोसले, ठीक है, उसके बाद वेंकोजी भोसले, और यहाँ पर आप कह सकते हैं सुबा सिस्टम क्या है, परगना सिस्टम क्या है, इनके सूत्रधार कौन थे, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। तो मराठाओं को थोड़ा सा डिटेल में प्रिपेयर करना है, मराठाओं के एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को, मराठाओं की इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को, और वहां पर इंपॉर्टेंट ऑफिसर कौन कौन से थे, उन्होंने कौन कौन से नए नए क्या करे प्रशासनिक सुधार, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, ये देख लेना कि इनके प्रशासन को, मराठाओं का एडमिनिस्ट्रेशन, और इसके पहले आपके मराठाओं से पहले कौन थे, कलचुरी, तो कलचुरी का एडमिनिस्ट्रेशन, तो मराठाओं और कलचुरी के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस था, ठीक है, यहाँ पर इनके प्रशासन में क्या चेंजेस हुई थी, उसको समझते हुए आप प्रिपेयर करेंगे, तब जाकर कहीं आपका मराठा को पूरे एक अच्छे वे में प्रिपेयर करेंगे। तो आपको क्या करना, मराठाओं और कलचुरियों को आपस में पहले देखना है, फिर मराठा और आपका काकती वंश, इन दोनों को भी देखते हुए चलना है। तो इससे कहीं ना कहीं आप क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर जाएंगे पूरे हिस्ट्री को, और इस कनेक्शन के साथ जब हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं हिस्ट्री को, ठीक है। तो एक कनेक्ट करके पढ़ना सीखिए, बजाय सेपरेट कि उठा लिए एक राजा को रट रहे हैं, दो को रट रहे हैं, कोड बना लिए, नहीं, आप क्या करना, कनेक्ट कर जाओ ना, लिंक खोजो, और लिंक खोल के जब आप कनेक्ट कर जाते हो हर सब्जेक्ट को, तो वो सब्जेक्ट आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। यही हिस्ट्री का डिस्कशन देखिए 30-40 मिनट्स में हम पूरे के पूरे हिस्ट्री को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, समराइज कर जा रहे हैं, तो ठीक है। और इसी को जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आप क्या करते हैं, बहुत 4 दिन 15 दिन, पता नहीं, एक महीना जाते हैं, नहीं है इतना बड़ा। अगर आप सही में देखोगे तो 2 दिन में हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ के रिविजन किया जा सकता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस तरह से मिडिवल हिस्ट्री में चलेंगे। और इसके बाद हम लोग देखते हैं आपका अगला मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री मैं अभी आपको जैसा 10 मिनट में एक प्रेजेंटेशन दूंगा, मेक श्योर आप इस प्रेजेंटेशन को अच्छे से देखें। आपका मॉडर्न हिस्ट्री इसी प्रेजेंटेशन पे ही खत्म हो जाता है, और इसके बाद आपको क्या करना है, बस बुक से एक बार जाकर उस चीज को देखना है। तो मॉडर्न हिस्ट्री को आपको करना है अच्छे से, यहाँ से समझेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं आपका मॉडर्न हिस्ट्री की प्रिपरेशन कैसे करना है। चलिए, तो हम लोग अब यहाँ पर से क्या देखेंगे, आपका मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़। और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ को जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, पहले उस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिए किस तरह से पढ़ना है, और उसी के हिसाब से जाएंगे। तो देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री में आपका सबसे पहले आप क्या करेंगे, मराठा से क्या हुआ, मराठाओं ने किस तरह से ब्रिटिशर्स को पावर दिया, ठीक है। तो मराठाओं से ब्रिटिशर्स किस तरह से आए, ठीक है। आपके जो ब्रिटिशर्स लोग थे वो कैसे आए, और ब्रिटिशर्स का आपको 2 इवेंट पढ़ना है। पहले आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स का इनडायरेक्ट रूल, ठीक है, इनडायरेक्ट रूल, और एक देखेंगे आप डायरेक्ट रूल, आप प्रत्यक्ष काल और प्रत्यक्ष काल, डायरेक्ट रूल। अब देखिए, ये दोनों को सेपरेट नहीं पढ़ना होता, इन दोनों को पहले आप क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स में घुसेंगे तो जब इनडायरेक्ट रूल थे तो वो किस तरह से रूल कर रहे थे, और डायरेक्ट में कैसे कर रहे थे, ठीक है। तो आपका सुपरिटेंडेंट और कमिश्नर से किस तरह से वो क्या बन रहे हैं, सुपरिटेंडेंट बन रहे हैं, उस चीज को देखना है। और इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स को देखना है इस समय में कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स आए थे और उन्होंने क्या क्या चेंजेस किया। साथ ही साथ ब्रिटिशर्स का आप क्या देखेंगे, इसके बाद कौन से इंपॉर्टेंट रिफॉर्म या कौन से इंपॉर्टेंट बदलाव, या छत्तीसगढ़ में क्या क्या चीजों को उन्होंने बदला और कौन से नई चीज यहाँ पर लाए। तो उसके लिए आप जाकर देखेंगे क्या चीज, इन लोगों का कि आपका प्रशासनिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने क्या क्या चेंज किया है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चेंज किया था, तहसीलदारी व्यवस्था स्टार्ट की थी, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में डिस्ट्रिक्ट्स के फॉर्मेशन स्टार्ट हुए थे, तो तहसील बने, डिस्ट्रिक्ट्स बने, डिस्ट्रिक्ट्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स बने, पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है छत्तीसगढ़ का, उसके बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना। तो पूरा का पूरा प्रशासनिक सुधार को देखते हुए, एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस के लिए उन लोगों ने क्या किया, तहसीलदारी व्यवस्था, डिस्ट्रिक्ट बनाए बहुत सारे, और ब्रिटिशर्स ने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद आप देखेंगे कि पुलिस में पुलिस रिफॉर्म कुछ किया, और पुलिस के रिलेटेड पुलिस मैनुअल कोड आए थे, अलग से जेल बना था, उसके रिलेटेड उन्होंने क्या काम किया। साथ ही साथ पुलिस के बाद इन्होंने कोर्ट सिस्टम, जो आपका न्याय, जो जुडिशियल सिस्टम था या कोर्ट सिस्टम था, तो जुडिशियल सिस्टम को, न्याय व्यवस्था को किस तरह से अपने अंदर लिया और क्या क्या काम किया। न्याय व्यवस्था के बाद देखेंगे इन लोगों ने ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में, मतलब आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट रोड्स बने, किस तरह से उन लोगों ने काम किया, उसको देखेंगे। और बाद में देखेंगे एजुकेशन डेवलपमेंट, मतलब शिक्षा का विकास ब्रिटिश काल में किस तरह से हुआ, और कौन कौन सी जगह में स्कूल्स खुले, नेशनल स्कूल्स खुले, जो भी है, तो वो आपको क्या करना है, ब्रिटिश के अंदर में देखते हुए चलना है। तो अगेन यहाँ पर इन दोनों काल जो दोनों पीरियड है, इनडायरेक्ट रूल और डायरेक्ट रूल, जो ठीक है, अप्रत्यक्ष काल और प्रत्यक्ष काल, इन दोनों के समय में जो रूल कर रहे थे, चाहे वो कमिश्नर हो चाहे सुपरिटेंडेंट हो, वो कौन कौन से थे, उनके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुआ, उसको देखते हुए आप क्या करेंगे, इस तरह से मराठाओं को
और सॉरी आपका क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स को प्रिपेयर करेंगे। और ब्रिटिश को प्रिपेयर करने के बाद यहाँ तक देखिए, यहाँ तक अभी जो आपने हिस्ट्री को अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे एंशिएंट मॉडल में, वो तो आपका 50% हिस्ट्री कवर करेगा, बट इसके बाद की हिस्ट्री जो है वो आपका मेजर कवर करती है। और हम लोग कहाँ से कहाँ तक देखते हैं, 1857, ये 3-4 डेट को मार्क कर रहा हूँ, उसको ध्यान रखेंगे। 1857 से 1885 तक की हिस्ट्री, 1885 से 1905 की हिस्ट्री, 1905 से लेके 1919 की हिस्ट्री, 1919 और 1919 और 1919 से हम लोग देखेंगे। इसके बाद पूरा का पूरा 1939 1939 और उसके बाद आपका 1947 और उसके बाद आपका, इसके बाद छोड़ना नहीं है, इसके बाद आपको 3 टॉपिक और करना पड़ेगा, जहां पर आप क्या पढ़ेंगे, जमींदारी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट जमींदार थे। उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रिंसली स्टेट, जितने भी आपके प्रिंसली स्टेट थे उसके बारे में आपको पढ़ना होता है। और इसके बाद आप जाएंगे छत्तीसगढ़ के जो अलग अलग जो देसी रियासत थे, ये देसी रियासत, इनका विलय कैसे हुआ, इनका मर्जर कैसे हुआ इंडिया में, भारत में। और उसके बाद जो देसी रियासतों के बाद इनके मर्जर को समझेंगे, तो आप क्या करें, जमींदारी पढ़ना है, देसी रियासतों का मर्जर को समझना है, किस तरह से वो आके भारत में आकर उनका विलय हुआ। और इसके बाद आप क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसका नामांकन कैसे हुआ, नेमिंग ऑफ छत्तीसगढ़ तक जाएंगे। और छत्तीसगढ़ एक नया राज्य जो बना था आपका, वो नया राज्य बनने के लिए कौन कौन से अलग अलग पार्टीज बने, किस तरह से हुआ, तो छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन। ठीक है, तो हिस्ट्री में आप ये वाले सेक्शन को अक्सर छोड़ जाते हैं, मेक श्योर ये भी हिस्ट्री का ही पार्ट है और इस क्वेश्चन को, इसको भी पढ़ना, यहाँ से भी क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, भले की कम आते हैं बट पढ़ लेना, क्योंकि छत्तीसगढ़ स्टेट फॉर्मेशन को ये सारी चीजों में से 1-2 क्वेश्चन में आ गया तो बहुत बड़ा सेक्शन है। ठीक है, तो ये तो आपको पढ़ना ही पड़ना है। चलिए यहाँ से देखते हैं, तो 1857 और इसके आसपास जितने भी यहाँ पर क्या होंगे, पूरे के पूरे रिवोल्ट होंगे। ठीक है, तो आपको भारत में जो मेन रिवोल्ट था और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के एरिया में बहुत सारे रिवोल्ट थे, चाहे वो आपका क्या हो, सुहागपुर का रिवोल्ट हो, चाहे फिर वो आपका क्या हो, राम राय का रिवोल्ट, फिर शहीद वीर नारायण सिंह का रिवोल्ट। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के रिवोल्ट्स हुए हैं छत्तीसगढ़ में, उदयपुर का रिवोल्ट। तो ये रिवोल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। और रिवोल्ट से लेके यहाँ पर क्या होता है, कांग्रेस बनता है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इस बीच छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, यहाँ पर लोग, छत्तीसगढ़ क्योंकि एक ट्राइबल एरिया था तो यहाँ पर डेवलपमेंट कम थे, तो यहाँ पर लोगों को धीरे धीरे विकास किया जाता है। कि कांग्रेस फॉर्मेशन से पहले इवन 1990 तक माना जाता है, 1990 तक, कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से नेशनल मूवमेंट के लिए जानकारी दी गई। तो 2 केंद्र बने थे, एक बना था बिलासपुर और एक बना था रायपुर। ठीक है, तो ये बिलासपुर और रायपुर में अलग अलग बहुत सारे क्या खुले थे, स्कूल्स खुले थे, सॉरी अलग अलग क्लब्स खुल रहे थे, जैसे मालनी रीडिंग क्लब और ऑल। तो इनके बारे में देख लेना कि बिलासपुर में किस तरह से जन जागरण हुआ, किस तरह से लोगों को सेंटिमेंट्स को, लोगों को अवेयर किया गया, साथ ही साथ रायपुर में किस तरह से लोगों को अवेयर किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस बने थे वो, इसके बाद यहाँ से 85 से लेकर जब 1909 तक पढ़ते हैं, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस की जो अलग अलग सम्मेलन होती है, सेशन, यहाँ पर छत्तीसगढ़ से कौन कौन जाके पार्टिसिपेट किए हैं उसके बारे में जानकारी दिया जाता है और उसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और 1905 के बाद अगर देखते हैं तो ये पूरा का पूरा आपका क्या है, आंदोलन का फेस है। तो 1905 से लेकर 1919 में देखेंगे तो सुरेंद्र और आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा, नॉट सुरेंद्र, पंडित सुंदरलाल शर्मा यहाँ पर ज्वाइन करते हैं और कांग्रेस के साथ साथ छत्तीसगढ़ में मूवमेंट चालू होता है। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, आपके ठाकुर प्यारेलाल, और इनका मूवमेंट तो पूरा का पूरा यहाँ से लेकर 1919 तक, चाहे वो कानी कुछ सभा हो या कोई सा भी इंपॉर्टेंट इवेंट हो, चाहे प्रोविंशियल पॉलिटिकल काउंसिल, ठीक है, प्रांतीय जो बनी थी आपकी अलग से परिषद, प्रांतीय जितने भी प्रांत थे, प्रांतों की परिषद बनी थी, वो परिषद में कौन कौन से कार्य हो रहे थे, इसको लेते हुए आप क्या करेंगे, 1905 से 1919 तक का डेवलपमेंट को पढ़ेंगे। फिर छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा तिलक का होम रूल, और तिलक के होम रूल के अंदर छत्तीसगढ़ में कौन कौन से सेंटर बने, किस किस तरह से होम रूल हुआ छत्तीसगढ़ में, उसके बारे में जानकारी लेंगे। और होम रूल तक ये वाला जो सेक्शन है इसको प्रिपेयर कर लेंगे। यहाँ से मेजरली आपका 1 क्वेश्चन से लेकर 2 क्वेश्चन तक पूछा जाता है, और मोस्टली आपका 1 से 2 ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, पर याद रखना इस बीच जितने भी आप लीडर्स के नाम पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ में जितने भी लीडर्स के नाम पढ़ेंगे, वो उसको क्या करना है, वो किस जगह से हैं, कौन से प्लेस से हैं, उसको एक मैप में बना लेना या कहीं भी, और ये प्लेसेस को ध्यान रखना। मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीएससी का फेवरेट है, तो लीडर का नाम देते हैं और उसका प्लेसेस पूछते हैं। इसके बाद 1919 टू 1939 ये आपका मेन जगह है छत्तीसगढ़ पीएससी जहां से क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या होगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, असहयोग आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बीच में छत्तीसगढ़ में क्या चलेंगे, झंडा सत्याग्रह, फ्लैग मार्च, स्वराज पार्टी बनेगी। तो ये सारा का सारा डेवलपमेंट और एनसीएम, और इसके बीच में और इवन एक देखो एक यहाँ पर आपका क्या होगा, सत्याग्रह जो आपका
एक आपको क्या दिखेगा, जंगल विद्रोह दिखेगा, रुद्री नवागांव, और उसके बाद फिर बहुत सारे सत्याग्रह मूवमेंट्स चलेंगे, और बाकी का बाकी जहाँ जो जंगल सत्याग्रह है वो सीडीएम के समय में दिखेगा, जहाँ की आपका सविना बेगम में। तो इस तरह से वो सारे के सारे सत्याग्रहों को प्रिपेयर कर लेना, वहां से छत्तीसगढ़ में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं जंगल सत्याग्रह पे। ठीक है, तो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या दिख रहा है यहाँ पर आपको, जंगल सत्याग्रह, और जंगल सत्याग्रह से क्वेश्चन पूछता है, तो ये प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, बीच में छत्तीसगढ़ में 2 इलेक्शन हुए थे, तो वो इलेक्शंस के बारे में देख सकते हैं, मेजर वहां पर आपका घनश्याम सिंह गुप्त को पढ़ के जाना, तो वो आपका बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। ठीक है, लास्ट में अगर देखेंगे समग्र छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ व्यक्तित्व के बारे में दिया है, उन व्यक्तित्व को ही पढ़ते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन वहीं से क्लियर हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपका 1939 से 1947, तो जो इंडिया में अलग से मूवमेंट हो रहा था, कौन सा है आपका, जो क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन, तो क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, और उससे पहले इंडिविजुअल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो इन दोनों का भी अच्छे से पढ़ लेना कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ से किस किस ने पार्टिसिपेट किया, यहाँ पर क्या हुआ। याद रखना, आप क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ेंगे, एक चीज को मैं बता रहा हूँ, शायद बुक में आप नोटिस नहीं करेंगे, और ठीक है, बीच में आपकी गांधी जी भी आते हैं। ठीक है, वो आप लोग जब पढ़ेंगे एनसीएम तो आपको दिखेगा यहाँ पर कि आपकी गांधी जी का भी 2 बार है, जो भी बाहर से लीडर्स आए उनको तो आपको देखना ही देखना है। बट अगेन हाँ, यहाँ पर आते हैं बैक हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट में। तो क्विट इंडिया मूवमेंट पे जो छत्तीसगढ़ का जो सेक्शन है उसको अच्छे से देख लेना। एक चीज याद रखेंगे कि सारे के सारे आप लोग पढ़े होंगे कि मलखानपुर रेलवे स्टेशन में क्या हो जाते हैं, ये लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, जितने भी यहाँ कहाँ जाते हैं, आपके बॉम्बे जाते हैं, बट वहां पर ठाकुर प्यारेलाल आपके क्या नहीं होते, अरेस्ट नहीं होते। ये चीज को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया, इसमें भी ये क्वेश्चन को हिट कराए कभी कि वो कौन से लीडर थे जो अरेस्ट नहीं हुए थे। ठीक है, तो आपको उस तरह से जाना है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, आजादी, और आजादी के समय कौन कौन से इंपॉर्टेंट लोग झंडा फहराए थे, और इसी समय आपका क्या था, कैबिनेट जो आपको बनी थी, पर्टिकुलर कैबिनेट मिशन आई थी, और उसकी संविधान निर्माण कैसे होगी, तो संविधान निर्माण की जो सभा थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में छत्तीसगढ़ से कौन कौन जाकर पार्टिसिपेट किए थे। तो देखिए, इस तरह से आप लोगों को ना ओवरव्यू पता होता है कि किस तरह से सारे के सारी चीज ऑर्गेनाइज है। तो ये आपने समझ लिया ओवरव्यू, बस जाके इसमें से थोड़ा सा फैक्ट को देखते हुए आप क्या करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगा लें, तो उसी से आपका ये छत्तीसगढ़ प्रिपेयर हो जाएगा 2 दिन में। जो छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री है, बेवजह का इसके लिए बहुत ज्यादा भागना नहीं है कि कहाँ से प्रिपेयर करें, कैसे प्रिपेयर करें, 2 दिन में हो जाएगा। आप एक बार जो भी चीजें पढ़े उसको जल्दी रिवाइज करेंगे, और उसके साथ क्या करेंगे, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगा लें। अगर आपने बहुत बार पढ़ रखा है छत्तीसगढ़, तो आप क्या करिए, पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही लगा लीजिए कि आपसे सारे बन रहे हैं, जो जगह पे आपको डाउट हो रहा है यहाँ से मेरे को नहीं बन रहा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को क्या करेंगे, खोलेंगे और उसको फिर से पढ़ लेंगे आपके बुक से। ठीक है, तो आपको होप यहाँ तक छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री समझ आएगी। अब हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी की प्रिपरेशन।